हाँ जी बच्चों, अब हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे शायद ये टॉपिक, क्योंकि हम इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं कहीं ना कहीं। और जिन चीज़ों को हम अपनी रियल लाइफ में देख पाते हैं, एग्जाम्पल्स हमें नज़र आते हैं, तो हमें वो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। आई होप आपको भी ठीक लगे। चलिए, भर्ती के बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत अभी हमने पढ़े। भर्ती के आंतरिक स्रोत कितने हैं? 4। नंबर 1 स्थानांतरण, नंबर 2 पदोन्नति, नंबर 3 पदोन्नति और नंबर 4 अस्थायी अलगाव। ओके, अब हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के बारे में बात करते हैं। भर्ती के टोटल 10 बाह्य स्रोत हैं। कितने हैं भर्ती के बाह्य स्रोत? 10। तो याद रखना है हमें, भर्ती के 10 बाह्य स्रोत हैं। देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, पहले सुना है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, आमने सामने। प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती में क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है। बहुत बार फैक्ट्री के सामने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है, आवश्यकता है कुशल कारीगर की, आवश्यकता है एक सेल्समैन की, आवश्यकता है एक टेलर की। तो इस तरीके से अगर फैक्ट्री या ऑफिस के बाहर ही बोर्ड पर ही नोटिस लगा दिया गया है कि आवश्यकता है, और व्यक्ति जाकर या तो उसी दिन या किसी निश्चित तिथि को मिलता है, मालिक से मिलता है और अपनी नियुक्ति निश्चित कराता है, तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती का उदाहरण कहते हैं। तो इसमें क्या है, नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा दी जाती है। इच्छुक लोग, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उस तरह की, वो लोग किसी निश्चित तिथि को मिल सकते हैं। अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। आमतौर पर आकस्मिक पदों के लिए। आकस्मिक पदों का मतलब क्या होता है? अचानक से क्रिएट हुई है ये पोस्ट। कोई पोस्ट अचानक से कैसे क्रिएट होती है? कोई जैसे पुराना टेलर था, वो काम छोड़ के चला गया, वो अपने गांव चला गया, बीमार है, तो ऐसे में काम करने के लिए, सेल्समैन है वो चला गया, काम करने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। और ये ऐसे काम होते हैं जिनको कि किसी दूसरे आदमी को सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला होता। तो आकस्मिक मतलब अचानक से क्रिएट हुए पदों के लिए। और आमतौर पर ये किस तरह की नौकरियां होती हैं? अप्रशिक्षित अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सेल्समैन बन जाता है, आपने देखा होगा। ये बात और है कि वो सक्सेसफुल कितना होगा ये डेफिनेटली उसके ट्रेड्स पर निर्भर करता है, पर हाँ, ये वाला काम अधिकतर कोई भी कर सकता है। तो अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए हम प्रत्यक्ष भर्ती का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं अगर अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है तो भर्ती के कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेंगे आप? प्रत्यक्ष भर्ती का। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये एक सस्ती विधि है, कुछ खर्चा नहीं है। फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा दिया और जो भी कोई इच्छुक व्यक्ति है वो आकर देख सकता है। और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? जब अचानक से कोई पोस्ट क्रिएट हो गई हो, जब काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। अब हमारा वर्कलोड चल रहा है, दिवाली का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो ऐसे में सेल्समैन ज़्यादा चाहिए और कुछ सेल्समैन काम छोड़कर चले गए, तो काम का दबाव बहुत ज़्यादा है और स्थायी कर्मचारी जो हैं वो छुट्टी पर हैं, तो भर्ती के इस स्रोत का इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त होता है ये? अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए। अच्छा, इस तरह से जो नियुक्त होते हैं कर्मचारी, उनका दूसरा नाम बदली कर्मचारी भी होता है। याद रखिएगा, बदली कर्मचारियों के नाम से भी इनको जानते हैं। और इन्हें बदले में डेली वेजेस के हिसाब से, वेजेस पढ़ा था ना हमने, ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा था, दिहाड़ी मिलती है। एक दिन में डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से देते हैं, तो बदले में इन्हें दिहाड़ी या वेजेस मिलती हैं। सेकंड की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ जी, भर्ती का दूसरा स्रोत है प्रतीक्षा सूची। देखिए, प्रतीक्षा सूची में क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं कि जब हमने बीएड की तो उसके बाद में हमारे सीनियर्स ने और जो हमारे टीचिंग बीएड के जो कॉलेज के टीचर्स थे, उन्होंने हमको समझाया कि बीएड करने के बाद में आपको अपना एक रिज्यूमे बनाना चाहिए। आपने इंग्लिश में अपना रिज्यूमे बनाना सीखा होगा, बायोडेटा भी बोलते हैं कई बार बच्चे उसको। तो वो रिज्यूमे बना के हमें कहा जाता था कि जो भी आपके आसपास में जो स्कूल्स हैं उनमें आप उसको, अपने रिज्यूमे को जाकर देकर आ जाओ। बेशक उन स्कूल्स में अभी वैकेंसी नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उनके पास में अपना रिज्यूमे लेकर जाते हैं तो वो आपको मना नहीं करते कभी भी। क्या करते हैं वो उस रिज्यूमे को अपने पास रख लेते हैं। अपने पास रख के एक फ़ाइल मेंटेन करी हुई होती है उन्होंने, वो उसको उस फाइल में रख लेते हैं।
कल को अगर कोई उनका स्थायी कर्मचारी संगठन को छोड़कर चला जाता है, बीमार हो जाता है, टेम्परेरीली छुट्टी पर चला जाता है या किसी अन्य कारण से कोई पोस्ट खाली होती है, तो वो जो स्कूल है पहले उस फाइल में से लोगों को देखता है कि क्या कोई बुलाने लायक है, और यदि ऐसा है तो फिर वो फ़ोन करते हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको बुलाते भी हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ भी, जहाँ से कई स्कूलों में जब हमने आवेदन दिया, हमने ये ऐसे अपना अनियमित आवेदन वहाँ पर दिया, तो कुछ महीनों के बाद में कई स्कूल से फ़ोन आया, उन्होंने हमें बुलाया। तो इसलिए प्रतीक्षा सूची में क्या हुआ कि लोग खुद जाके अपने आवेदन देकर आते हैं कंपनीज़ में, और कंपनी उनको फेंकती नहीं है, उनकी एक फ़ाइल बना लेती है, और जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो उन आवेदकों से वो संपर्क करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा, कंपनी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कंपनी के पास डाटा अपने आप इकट्ठा होके आ गया। बहुत ही सस्ती विधि है और आसान विधि है। तीसरा, विज्ञापन। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, विज्ञापन का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे पदों के लिए? आमतौर पर उच्च स्तर और मध्य स्तर पर प्रयोग किया जाता है। टॉप लेवल और मीडियम लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, उन पोस्ट के लिए हम विज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो रीज़न ये क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। दूसरा, हम छोटी छोटी पोस्ट के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञापन एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। तो वरिष्ठ पदों के लिए हम विज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, विस्तृत विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो यानी कि जब हमें विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता है तो हम विज्ञापन का इस्तेमाल करें। अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आना ना कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है। तो ये जो है विज्ञापन का एक दोष है। विज्ञापन का दोष क्या है कि आवेदनों की बाढ़ सी आ जाती है, इतने सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और उसमें से ढूंढना पड़ता है, और कितने सारे एप्लीकेशंस तो बेकार होती हैं, अयोग्य होते हैं, जो उस पोस्ट के लायक भी नहीं होते हैं। तो विज्ञापन में ये बड़ी समस्या आती है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि जब आपको विस्तृत विकल्पों की ज़रूरत है तो आप भर्ती का कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेंगे? विज्ञापन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भर्ती का चौथा स्रोत है रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मोस्टली ये जो रोजगार कार्यालय हैं ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा संचालित होते हैं। बच्चों, बहुत सारी जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ पर कि अप्लाई करने से पहले आपको रोजगार कार्यालय में अप्लाई करना कंपलसरी होता है। जैसे कि हमारा स्कूल है रानी दत्ता आर्य विद्यालय, यह एक एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, आपको मालूम होगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जॉब करनी है तो यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर मांगा जाता है, और बहुत बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लेटर पहुँचता है व्यक्ति के पास, भावी प्रत्याशी के पास में। तो उस रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है एक तरीके से। तो सरकार द्वारा संचालित होता है ये। सरकार, जब हम इन रोजगार कार्यालयों में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, पंजीकृत कराते हैं, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और हम उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल अलग अलग जगह कर सकते हैं। और एक और रोजगार बात ये है कि जो रोजगार कार्यालय हैं ये व्यावसायिक संगठन और प्रत्याशियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। कड़ी नहीं है खाने वाली कड़ी की तरफ मत चले जाना, कड़ी है, कड़ी, चेन बना रखी है ना। तो किस किस के बीच में कड़ी का काम करते हैं? कंपनी और योग्य कर्मचारियों के बीच में। देखो कितने सारे तुम्हारे लिए योग्य कर्मचारी बनाए हैं। ओके, ये जो रोजगार कार्यालय हैं ये कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, हर तरह के पदों के लिए व्यक्ति दिलवाते हैं। अब इन रोजगार कार्यालयों की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रोजगार कार्यालयों में जो लोगों के डाटा इनके पास अवेलेबल हैं ये अपडेटेड नहीं होते हैं। जैसे यदि हम आपको अपना एग्जांपल दें कि हमारा यहाँ पर स्कूल में अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद में भी 2-3 साल तक रोजगार कार्यालय से हमारे पास लेटर आते रहे कि भाई आप इस स्कूल में जाकर इंटरव्यू दे दीजिए, आप उस स्कूल में जाकर इंटरव्यू दे दीजिए। ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी गलती थी कि हमने रोजगार कार्यालय में जाकर अपने डाटा को अपडेट नहीं कराया। और दूसरी तरफ से इन रोजगार कार्यालयों की कमी ये है कि इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि इनके वहाँ पर डाटा अपने आप अपडेट हो जाए। तो ये रोजगार कार्यालयों की प्रॉब्लम है कि इनके खाते अपडेटेड नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्रों में बिल्कुल ऐसे ही रोजगार कार्यालयों जैसे ही एक लोग हैं जिनको कि स्थापना एजेंसियां तथा प्रबंध परामर्शदाता बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।